Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about a very important lecture from this book. This is important lecture in terms of paper point of view, in terms of your tests, as well as it is among the most important topics from this 10th class biology book. So the topic of today's discussion is functioning of kidney. How your kidney function, how it works. So this is also called physiology of kidney. So sometime you may ask, discuss the physiology of kidney, discuss the functioning of kidney, or you may ask that how urine is formed by kidney. ठीक है, या एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी में असल में नेफ्रॉन ही काम कर रहे होते हैं, उसके यूनिट्स तो नेफ्रॉन ही होते हैं, इसलिए डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन या फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आप की बॉडी यूरिन कैसे बनाती है, और ये यूरिन बनाने वाला जो पूरा सिस्टम होता है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, ये किन किन चीज़ों को एक्सक्रीट कर रहा होता है, और वो सारा मटेरियल जो है वो अलग से क्यों एक्सक्रीट होता है बॉडी से, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्यों नहीं एक्सक्रीट आउट हो सकता बॉडी से, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ क्यों नहीं एक्सक्रीट आउट हो सकता, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. अच्छा जी, तो मैं थोड़ी सी बातों को रिकॉल कर लेती हूँ, शायद आप में से कुछ बच्चों के लिए ये बातें नहीं हो और कुछ बच्चे इसे पहले से जानते हों. आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है. सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग टेकन प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल, एंड यू नो एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट वेस्ट मटेरियल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड you know that metabolic waste are harmful material if they remain in your body for a long time. So each cell is producing metabolic waste, and definitely the blood is bathing your cells. So when the blood is coming toward the cell, the waste material is dumped into the blood. Blood stream में waste material को dump कर दिया जाता है, and now the blood that is circulating in your body that do contain waste material also. Nitrogenous waste are the major waste material that may include uric acid, urea, creatinine ion, and different ions that are harmful for your body if they are more in concentration. तो बॉडी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसमें ये वेस्ट मटेरियल भी है, और अगर ये वेस्ट मटेरियल बढ़ता जाए तो इसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो इसको एक्सक्रीट आउट करना, बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है. तो इस एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलीज़ करता है, जो कि आपका यूरिनरी सिस्टम भी कहलाता है. तो असल में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के. आप लोगों ने पहले बात की थी कि किडनीज होती है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, लेकिन असल में काम जो यूरिन फॉर्मेशन का है वो किडनीज कर रही होती है, और किडनीज में कौन कर रहा होता है, नेफ्रॉन कर रही होती हैं, जो कि यूनिट्स हैं किडनी की. राइट, अब हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी पे बात करेंगे. पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी कि एनाटॉमी ऑफ किडनी डिस्कस की थी कि किडनी की का एनाटॉमी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. फिर हमने एनाटॉमी देखी थी नेफ्रॉन की. किडनी के अंदर जो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स जो हैं वो देखने में कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है. आज हम इन फंक्शनल यूनिट के, जो किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं जिन्हें आप नेफ्रॉन कहते हो, अब आज हम उनके फंक्शन को देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, यानी कि असल में किडनी फंक्शन कैसे कर रही है. तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेजर स्टेप्स. 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जिससे यूरिन बनता है. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन. प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनसे किडनी काम कर रही है या यूरिन बन रहा है. फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन, इस पे आ जाए. प्रेशर फिल्ट्रेशन नाम ही बता रहा है कि देयर इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद वेरी हाई प्रेशर. ठीक है, तो आप अगर नेफ्रॉन को आप अगर रिकॉल करें तो आपको याद है कि ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं. ठीक है, ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं, जो कि इनक्लोज हुई हुई होती हैं बोमेन कैप्सूल के साथ, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं रीनल
क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है ना। तो ये रीनल कॉर्पसल जो दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड जो आ रहा होता है अफेरेंट आर्टीरियोल से। अच्छा, अफेरेंट आर्टीरियोल जो हैं, देखें आपके पास आर्टरी होती है, आर्टरी डिवाइड होकर छोटे ब्लड वेसल्स बनाती है जिन्हें आर्टीरियोल्स कहते हैं, और आर्टीरियोल मजीद फाइन ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो आर्टीरियोल्स एंटर होते हैं, तो जो एंटर होने वाले हैं उन्हें अफेरेंट कहते हैं। अफेरेंट ए से होता है, अफेरेंट आर्टीरियोल द आर्टीरियोल दैट आर एंटरिंग इनटू द कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो आर्टीरियोल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं और इन कैपिलरीज को आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। तो जब ये एंटर हो रही होती हैं तो तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज की वॉल में से, यानी कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है उनकी वॉल में से बहुत सारा मटीरियल जो है वो लीक आउट हो जाता है और कहाँ पर चला जाता है, अंदर की कैविटी में चला जाता है, ल्यूमेन कैविटी में चला जाता है, जिसे आप कहते हो बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो वहाँ पर चला जाता है जिसे आप बोमेन कैप्सूल कहते हो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाता है फर्दर, ये मटेरियल जो रिलीज़ हुआ होता है लीक्ड आउट मटेरियल है, चूँकि ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया है तो इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया ऑफ ब्लड, ठीक है। वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसके रिजल्ट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमारे पास बनता है, ठीक है। अब ब्लड जब फिल्टर हुआ तो उससे आपके पास सॉल्ट भी आया, वाटर भी आया, ग्लूकोज भी आया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनमें से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं यूज़फुल होती हैं। वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और उसको अपटेक करना, उसको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है। ग्लूकोज आप जानते हैं कि ग्लूकोज तो आप फूड से ले रहे हैं और वो अगर यूँ आपके यूरिन में जाना शुरू हो जाए तो इससे तो फिर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इस जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको रीअब्जॉर्ब किया जाए। लेकिन इस सारे को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, इसकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। कुछ चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और उसे कहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उन ब्लड कैपिलरीज ने रीअब्जॉर्ब करना है जिन्होंने सराउंड किया हुआ है, जिन ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है नेफ्रॉन को। तो ये ब्लड कैपिलरीज जिन्होंने सराउंड किया हुआ है नेफ्रॉन को, ये ड्रॉ करना आपने आज प्रीवियस लेक्चर में देख ली हुई है। सो ये ब्लड कैपिलरीज इस सारे मटेरियल को रीअब्जॉर्ब करेंगी। कौन कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का किस किस चीज़ को रीअब्जॉर्ब करेगा, ये अलग अलग यहाँ पर एक मैंने आपके लिए एक पेज आपको प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर मैंने नोट किया है कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से हैं और वो पार्ट्स किन किन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये नॉर्मली ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि असल में हेल्प कर रहे होते हैं चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने में। कौन कौन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, कौन कौन सा पार्ट किस किस मटीरियल को रीअब्जॉर्ब करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के किस किस मटीरियल को रीअब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला पार्ट जो नेफ्रॉन का आपके पास आता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड पे आता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को, ग्लूकोज को और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर और सॉल्ट और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और सॉल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वाटर उसको फिर फॉलो करता है, जिस तरफ सॉल्ट जाता है उधर वाटर भी मूव करना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली सॉल्ट की अपटेक हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होगी, ठीक है। उसके बाद वाटर की मूवमेंट जो हो रही है वो ऑस्मोसिस से होगी, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब है। आप अगर नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट देखें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद, तो डिसेंडिंग लिम्ब है,
डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये जो डिसेंडिंग लिम है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ठीक है। फिर असेंडिंग लिम में रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट की, ठीक है। फिर आखिरी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है अगेन वाटर की। तो आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में तीनों चीज़ें हैं, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, लेकिन सेकंड में वाटर है, थर्ड में सॉल्ट है, और फोर्थ वन में फिर वाटर आ जाता है। फोर्थ वन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल चूँकि डायरेक्टली डंप करता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो आखिर में भी किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन होता है कि वाटर को कंजर्व किया जाए। तो फिर क्या होता है कि उस केस में आखिर में भी वाटर की ही रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब हो गई तो अब आपके पास 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब कर दिया गया और उसको सेंड कर दिया गया ब्लड कैपिलरीज में, जहाँ से वो वापस बॉडी में चला जाता है। लास्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, लास्ट स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो लास्ट स्टेप है उसमें चीज़ें सारी जो वेस्ट मटेरियल हैं अब वो ट्यूब्यूल्स में मूव कर रहा है, यानी कि वो आ चुका है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक। तो अब यहाँ से उसने कलेक्टिंग डक्ट तक जाना है। तो उसमें क्या क्या है, डिफरेंट आयंस है, क्रेटिनिन है, यूरिया है। अच्छा बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन जो कि आपके पास ब्रेकडाउन होता है, लिवर के अंदर ब्रेकडाउन होता है, यूरिया साइकिल जो होता है वो अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन वाला जो साइकिल होता है। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और अमाइनो एसिड जो है उनकी ब्रेकडाउन जो होती है वो आपके पास होती है, दैट इज़ इन योर लिवर, ठीक है। तो ये जो लिवर में आपकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं। तो यूरिया साइकिल जो लिवर में होता है तो उसमें वेस्ट मटीरियल ये क्रेटिनिन, आयन और ये यूरिया बनता होता है लिवर में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये जो यूरिन बनता है ये इस के अंदर सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं और ब्लड को नॉर्मल पीएच पे कर दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल निकाल के ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45 पीएच होती है किसकी, ब्लड की, ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स के बाद जो फिल्ट्रेट आखिर में रीनल ट्यूब्यूल्स में जाता है दैट इज़ नोन एज यूरिन, उसको यूरिन कहते हैं। और नॉर्मल कंपोजिशन यूरिन की क्या होती है, उसमें 95% वाटर होता है, फिर दूसरे नंबर पे ज़्यादा यूरिया होता है, ठीक है। फिर क्लोराइड और सोडियम आयन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने नॉर्मल कंपोजिशन यूरिन की लिखनी है तो आपने मस्ट उसके साथ यूनिट लिखना है। पता चले कि 9.3 क्या है, 9.3 आप ग्राम पर लीटर लिखोगे तो पता चलेगा कि 1 लीटर में 9.3 ग्राम्स है, तो वो यूरिया की क्वांटिटी है। 9.3 इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह पोटेशियम है तो 0.75 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और दूसरे आयन और कंपाउंड वेरिएबल होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपने प्रोटीन वाली डाइट ली है, कौन सी डाइट ली है अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, दैट वाज कंप्राइजिंग ऑफ 3 डिफरेंट स्टेप, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन।